अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक एफ़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका जो थर्ड पोर्शन है अबाउट द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जो फीमेल है उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किस तरह से कंप्लीट होता है, इसके कितने फेजेस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जस्ट विद रेफरेंस टू द एमडीकैट पॉइंट। कि एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके कुछ जो फेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जिसमें से पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, उसको जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो साइकिल है इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है और उस ड्यूरेशन में फेजेस कितने होते हैं और उन फेजेस की ड्यूरेशन के लिहाज से जो डिवीजन है वो कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके जो फेजेस हैं, इसके फेजेस ये 4 फेजेस पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके 4 फेजेस होते हैं और जो इसकी ड्यूरेशन होती है इन 4 फेजेस के कंप्लीट होने की ड्यूरेशन वो राउंड अबाउट 28 डेज़ की होती है, 28 डेज़। और ऑलमोस्ट ये एवरी 28 डेज़ के बाद ये साइकिल जो है ये रिपीट भी होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी डेज़ के लिहाज से जो डिवीजन है वो कितनी है। लाइक अगर हम बात करें फेजेस की, तो फर्स्ट फेज़ अगर हम देखें तो वो मेंस्ट्रुअल फेज़ है, मेंस्ट्रुअल फेज़। ठीक है जी, इसकी जो ड्यूरेशन है वो है अबाउट 1 to 5 डेज़। ठीक है जी, इन 28 डेज़ की हम डिवीजन कर रहे हैं, तो 1 to 5 डेज़ तक जो फेज़ होगा वो मेंस्ट्रुअल फेज़ होगा। सेकेंडली फॉलिक्यूलर फेज़, फॉलिक्यूलर फेज़, ये जो फॉलिक्यूलर फेज़ है नेक्स्ट 5 से आगे ये स्टार्ट होगा, यानी 5 to 13 डेज़ ये जो है इसकी ड्यूरेशन होगी। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड फेज़ है वो आ जाता है ओव्यूलेशन फेज़। ओव्यूलेशन फेज़ ये जो है ये 14 डे में होता है। ठीक है जी, और रिमेनिंग अगर हम बात करें तो फोर्थ फेज़ जो है वो है ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़, ल्यूटियल फेज़ जो है रिमेनिंग 15 to 28 डेज़ ये जो है ल्यूटियल फेज़ के होते हैं। तो ये अब आपको पता चल गया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल के अंदर उसके जो फेजेस हैं वो 4 हैं और जो इसकी ड्यूरेशन है वो 28 डेज़ की है, जिसमें अगर हम देखें तो जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है वो है अबाउट 1 to 5 डेज़ और जो फॉलिकुलर फेज़ है वो है अबाउट 15 to रिमेनिंग 13 डेज़। और ओव्यूलेशन फेज़ 13 के बाद जो 14 डे है उसमें होगा और जो ल्यूटियल फेज़ है वो रिमेनिंग जो बच गए 15 to 28। तो ये जो डेज़ हैं इस तरह से इनकी डिवीजन होती है और ये जो फेजेस हैं हमारे पास आ जाते हैं। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक्चुअली ये 2 साइकिल्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक होता है इसमें ओवरियन साइकिल, ओवरियन साइकिल, और जो दूसरा है वो होता है यूट्रिन साइकिल। ठीक है जी, इन 2 साइकिल्स में ये फेजेस आ जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि अगर हम बात करें ओवरियन फेज़ की, तो ओवरियन फेज़ जो है इसमें आते हैं फॉलिकुलर फेज़ और साथ ही ल्यूटियल फेज़, ओव्यूलेशन फेज़। जो यूट्रिन फेज़ है, यूट्रिन साइकिल, इसमें आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़, इसके साथ साथ प्रोलिफरेटिव फेज़ और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सेक्रेटरी फेज़। ये फेजेस आ जाते हैं इन तीनों 2 साइकिल्स में। अब ये 2 साइकिल्स जो हैं ये किसके अंडर वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं अंडर द स्टिमुलस ऑफ पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन्स। ये 2 साइकिल्स जो हैं
ये पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन के जो स्टिमुलस है उसके अंदर जो है ये वर्क परफॉर्म करते हैं, और इनके ये फेजेस हैं, जिसमें एक तो हम देखें तो मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, ल्यूटियल फेज, ये मेन फेज हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी फेज, जैसे कि अगर हम देखें सिक्रेटरी फेज, वो इसी का आगे सेकंड नेम है सिक्रेटरी फेज, जिसमें जो सिक्रीशन का काम यानी कि जो रिलीज होता है एग, और इसके साथ प्रोलिफरेटिव फेज, ये जो दो फेजेस हैं ये आते हैं इस यूट्राइन साइकिल में। इसी के साथ ये मेंस्ट्रुअल फेज और ये दो फेज ये आते हैं इस यूट्राइन साइकिल में, और बाकी के रिमेनिंग जो है ये ओवरियन साइकिल के हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ पूछ लिया जाए आपसे पेपर में, एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एमसीक्यू पूछ लिया जाए, ड्यूरेशन पूछ ली जाए या फेजेस के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सारे फेजेस हैं, साइकिल है, ये कंप्लीट किस तरह होता है, कौन कौन सा हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होता है और किस तरह से ये वर्किंग जो है ये कंप्लीट होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सारा काम है वो स्टार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है जी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इससे रिलीज होता है एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं एफएसएच। एफएसएच जो है ये फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एक ऐसा हार्मोन है जो फॉलिकल सेल्स की जो प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज करता है, स्पीड अप करता है। ये सीधा जाकर स्टिमुलेट करता है ओवरी को, ठीक है जी, ओवरी को स्टिमुलेट करता है, और इसके स्टिमुलस में ओवरी जो है वो फॉलिकल्स प्रोड्यूस करती है। फॉलिकल्स आर द ग्रुप्स, इनके अंदर जो है जो ओवम है वो बहुत से ओवम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं फॉलिकल सेल्स के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एफएसएच, फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके ओवरी को स्टिमुलेट करेगा और इसके स्टिमुलस में बहुत से सेवरल फॉलिकल्स जो है ये प्रोड्यूस होंगी, ठीक है जी। अब इनमें से एक फॉलिकल जो है वो अपने प्राइमरी ओसाइट के साथ ग्रो करेगी, और जो रिमेनिंग फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी बाय अ प्रोसेस नोन एज फॉलिकल एट्रीजिया। ठीक है जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो अननेसेसरी फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ वन ऑफ द फॉलिकल विद इट्स प्राइमरी ओसाइट ग्रो, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे पहले क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ किया एक हार्मोन, जो हार्मोन था फॉलिकल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जिसने जाकर ओवरी को स्टिमुलेट किया, और उसके स्टिमुलस में ओवरी ने क्या प्रोड्यूस की, सेवरल फॉलिकल्स। अब उन फॉलिकल्स में से सिर्फ एक फॉलिकल जो है अपने प्राइमरी ओसाइट के साथ ग्रो करेगी, रिमेनिंग जो फॉलिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी बाय अ प्रोसेस नोन एज फॉलिकल एट्रीजिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास फॉलिकल जो है वो बन चुकी है। अब हम दूसरा केस ये देखें कि हमारे पास ओवरी जो है उसको स्टिमुलस आ रहा है एफएसएच का। अब इसी के साथ साथ क्या होगा कि जैसे जैसे ओवरी को स्टिमुलस मिलेगा एफएसएच का, इसके नतीजे में और क्या काम होगा। लाइक अगर हम बात करें कि जो एफएसएच है, जैसे जैसे इसका स्टिमुलस ओवरी को मिलता जाएगा, तो इसके नतीजे में ओवरी एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है जी। अब ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि एफएसएच स्टिमुलस दे रही है ओवरी को, इसके नतीजे में अब दो काम हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि फॉलिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और दूसरा ये कि एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये दो काम करेगी ओवरी, किसके स्टिमुलस में, एफएसएच के स्टिमुलस में। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो किस हार्मोन के स्टिमुलस से प्रोड्यूस होगा, तो वो एफएसएच है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की। अब हम पहुंच चुके हैं एस्ट्रोजन तक। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये आगे से दो काम करेगा। फर्स्ट क्या करेगा, इसके टू फंक्शंस होंगे, वो ये कि एक तो ये है कि जो एंडोमेट्रियम है
इनर लाइनिंग जो है फॉलिकल्स की, उसको जो है वो वास्कुलराइज करेगा, एंडोमेट्रियम जो है उसको वास्कुलराइज करेगा, ठीक है जी। और दूसरा ही साथ ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा कि पिट्यूटरी को स्टिमुलस देगा। पिट्यूटरी को क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलस देगा, और इस हार्मोन के स्टिमुलस में ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा कि जो FSH हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा, ठीक है जी, इसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा। तो अब आप ये देखें, FSH ओवरी को स्टिमुलस दे रहा है, ओवरी के स्टिमुलस में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन एक तरफ तो क्या कर रहा है कि एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग है उसको वास्कुलराइज कर रहा है एंडोमेट्रियम को, और साथ ही साथ जो FSH है उसको डिक्रीज भी कर रहा है, किससे, पिट्यूटरी को स्टिमुलस देकर, ठीक है जी। तो अब हमें ये पता चल गया कि एस्ट्रोजन जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे साथ साथ जो FSH है ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ तक देख लिया कि किस तरह से ओवरी जो है इससे आगे फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। देन एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि एक तरफ तो जो एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग है फॉलिकल्स की उनको जो है वो वास्कुलराइज करता जाता है, और दूसरी तरफ क्या करता है कि इसी हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करता जाता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। अब आप यहाँ तक इस प्रोसेस तक अगर बात करें तो अब क्या होना शुरू हो गया कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया और FSH का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता जाए और इसका लेवल डिक्रीज होता जाए, FSH का लेवल डिक्रीज होता जाए, तो इसके स्टिमुलस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है कि एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं LH हार्मोन। LH हार्मोन का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है जी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि इसके स्टिमुलस में ओवरी जो है उससे आगे ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है जी। तो ये मेन फेजेस हैं, ठीक है जी। जैसे कि अब आप ये देखें कि यहाँ से हम पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट हुए कि सारा जो ओव्यूलेशन तक प्रोसेस था वो इस तरह से परफॉर्म होता है, ठीक है जी, कि FSH जो है वो स्टिमुलेट करेगा ओवरी को, इसके नतीजे में फॉलिकल्स प्रोड्यूस होंगी, एक फॉलिकल अपने प्राइमरी ओसाइट के साथ ग्रो करेगी, रिमेनिंग फॉलिकल एट्रीजिया से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसी के नतीजे में ओवरी जो है इसके स्टिमुलस के अंडर एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो दो काम करेगा, एक तो ये कि एंडोमेट्रियम को वास्कुलराइज करेगा, और दूसरा क्या कि इस हार्मोन की जो प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज कर देगा। तो जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज करेगा और FSH का डिक्रीज करेगा, तो इन दो के स्टिमुलस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसे हम कहेंगे LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो इंड्यूस करवाएगा ओव्यूलेशन। इस ओव्यूलेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि एग जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब एग रिलीज हो जाता है तो इसके बाद जो है प्रोसेस वो क्या होता है, जैसे कि अगर हम देखें तो फॉलिकल्स जो हैं आफ्टर रिलीज ऑफ द एग, इसका स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाइड होता है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फॉर्म बनती है इसकी, एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं। लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो इस तरह से एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनता है जब फॉलिकल सेल में से एग जो है वो रिलीज हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम का, ठीक है जी। ये येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ये उस वक्त बनता है जब फॉलिकल सेल्स में से एग जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म हो चुका है, जिसमें एग सेल जो है वो रिलीज हो गया, और इसके रिलीज होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम है एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर वो बन चुका है, ठीक है जी। अब फर्दर हम रिमेनिंग देखते हैं कि क्या होगा कि अब जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा तो उसके बाद एक हार्मोन जो है वो फर्दर सिक्रीट होगा विद रिस्पॉन्स टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो हार्मोन होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन,
अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सिक्रीट होगा, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो ये क्या करेगा कि जो एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग है उसको जो है वो थिक करता जाएगा। पर होता इस तरह से है कि 2 वीक्स तक ये प्रोसेस जब रहता है, तो अगर तो ओवम जो है जब वो डिस्चार्ज हो चुका है तो उसके साथ स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता, तो ये साइकिल जो है वो बिल्कुल डीनेचर्ड होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो इसी के साथ साथ जो एंडोमेट्रियम है वो थिन होना शुरू हो जाती है, कॉर्पस लूटियम का स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है। ये सारा साइकिल जो है वो बिल्कुल यानी कि आपसे समझ लें कि डीनेचर्ड हो जाता है। और फिर फर्दर जो हम देखें तो नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट होने की तरफ चला जाता है। तो ये उस वक्त सारा साइकिल जब ये कंप्लीट हो जाता है, ओवम डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर ये होता है कि ओवम ने स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करना होता है। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर ये सारा साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाता है। वहाँ पे सब जो कॉर्पस लूटियम का सारा स्ट्रक्चर बना होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है। ठीक है जी, तो ये सारा हमने देख लिया। और जो हम जिसे कहते हैं ना कि मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस, तो मेंस्ट्रुएशन में यही होता है कि अगर तो जो स्पर्म है, स्पर्म ये ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं करता, तो इसके नतीजे में फिर क्या होता है कि जो कॉर्पस लूटियम जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है, वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आगे इम्प्लांटेशन होनी होती है ज़ाइगोट की। कॉर्पस लूटियम का स्ट्रक्चर बनता है इसलिए कि आगे जो कॉर्पस जो यानी कि इम्प्लांटेशन होती है ज़ाइगोट की वो होनी होती है, और आगे जो बर्थ है वो सारा प्रोसेस उसमें परफॉर्म होना होता है अगर तो स्पर्म के साथ ओवम की फर्टिलाइजेशन हो जाए। यही वजह होती है कि जो एंडोमेट्रियम है वो भी थिक होती है। तो ये सारा प्रोसेस जो है इसी वजह से होता है कि अगर तो स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं करता तो फिर सब चीज़ जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है वो डीनेचर्ड हो जाता है। कॉर्पस लूटियम का स्ट्रक्चर जब ख़त्म हो जाता है, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो थिक हो रही होती है, वो भी थिन होना शुरू हो जाती है। इसके नतीजे में जो ब्लीडिंग है वो परफॉर्म होती है। ठीक है जी, ब्लीडिंग जो है वो परफॉर्म होती है, जिसे हम डेब्रिस वगैरह का नाम देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये राउंड अबाउट 3 to 7 डेज़ तक रहता है। ठीक है जी, ये ब्लीडिंग का प्रोसेस। तो इस पीरियड के बाद जो फीमेल की बॉडी है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है, इसकी ड्यूरेशन जो है वो 3 to 7 डेज़ तक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉर्मल जो पीरियड है वो 28 डेज़ का है। सम फीमेल्स में ये होता है कि जो ये नॉर्मल पीरियड है 28 डेज़ का, ये इसमें कंप्लीट नहीं हो पाता ड्यू टू सम कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, स्ट्रेसेस की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से या मेल न्यूट्रिशन की वजह से ये जो पीरियड 28 डेज़ में कंप्लीट होना होता है, या तो ये ज़्यादा इसका पीरियड लेंथी हो जाता है या ये डिक्रीज़ कर जाता है। तो नॉर्मल जो है वो 28 डेज़ में रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिम्टम्स क्या हैं कि फ़ीमेल जो है उसको किस तरह से फ़ील होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट होने वाला है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो बॉडी जो है वो टाइटनेस उसमें ज़्यादा फील होती है, बॉडी में टाइटनेस इसमें जो है वो ज़्यादा फील होती है बॉडी में। ठीक है जी, इसके अलावा इरिटेशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी, और मूड चेंज। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेंडरिंग ऑफ ब्रेस्ट, टेंडरिंग ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है जी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो नोट की जाती हैं। ये सारा प्रोसेस होने से पहले अर्लियर जो सिम्टम्स हैं ये जो है वो नोट की जाती हैं। ठीक है जी, तो इनको भी आप जो है वो इन्फॉर्मेटिव के तौर पर जो है वो याद रख लें। तो ये हमारा जो एक एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आपको फेजेस के बारे में बता दिया कि ये फेजेस जो हैं इस ड्यूरेशन में कंप्लीट होते हैं। एक प्रोसेस क्या है, ठीक है, कौन सा हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है और किस हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से कौन सा हार्मोन जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। एक एडिशनल फेज़ है जिसे हम ऑयस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ऑयस्ट्रस साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें मोस्टली जो मैमल्स हैं, मैमल्स उनमें ये परफॉर्म होता है एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये साइकिल जो है वो नहीं होता। इसके कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स आप याद रख लें, वो ये कि इसमें ये होता है कि जो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन है वो यूट्रस को प्रिपेयर करती है कंसेप्शन के लिए। ठीक है जी, और साथ ही साथ ये फॉलिकल्स जो हैं ये डेवलप करते हैं ओवा। ठीक है, कंसेप्शन जो है जिसे हम कहते हैं कि अ स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी
और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस कंडीशन में होता है कि जो फीमेल है उसको ज़रूरत पड़ती है मेटिंग की, ठीक है, शी वांट्स टू बी मेटिंग। तो ये हमारा जो था एक ऑस्ट्रल साइकिल का भी मैंने आपको जस्ट हिंट दे दिया कि इसको आप याद रख लें एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल था इसको भी जो आप याद रखें, कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये डेज़ की डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जो है वो याद रखें। ओके, थैंक्स।